Chitransh has had typed Namaste. That's good. Namaskar, everyone. So, fine. This is not very important. It's important that we greet each other and wish you a very, very happy evening. Happy Sunday evening. क्योंकि हर इवनिंग हर मॉर्निंग हैप्पी होनी चाहिए हम सबके लिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है. So I think a majority of the students have joined. If anyone is facing any problem in joining the session, they can directly connect to helpline number, which all of you are aware. So fine, one or two students are feeling some lagging. So if you are feeling some lagging, certainly you can log out and log in once again. But majority of the students, चलो एक बार मैं group chat open कर देता हूँ. All of you who are feeling comfortable, just type all clear so that everyone will be comfortable. Just write all clear. सब clear है? Fine, मेरी आवाज भी आ रही है. So ये जो सेशन होता है पूरे 12th के सभी स्टूडेंट, जेई के, नीट के, ऑल स्टूडेंट्स आर देयर इन अ सिंगल सेशन. So this is generally a very big session. Almost 2000 plus students already join कर चुके हैं. 300-400 मुझे पता है नहीं join करेंगे. They also feel कि join करना ना करना बराबर है, but it doesn't make any difference. I can assure you one thing very clearly कि what I'm going to tell you in next 20-25 minutes, आधे घंटे से ज्यादा की जरूरत नहीं है, because all of you are mature enough in understanding lot of things और सब चीजें पता हैं. But still, I can tell you next 20-25 minutes, whatever I'm going to tell you is going to be an eye opener for you. बहुत जरूरी है इन चीजों को समझना, क्योंकि कई जगहों पे मैंने कैप्स में अपने वीडियोस में ये बात बोली है कि अब आप लोग जेई नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. अच्छा बेटा, अब सब लोगों का ऑल क्लियर है? अब चैट बॉक्स में टाइप करना बंद कर दो और मेरी बातों पे फोकस करो, वो ज्यादा जरूरी है. सो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हो इस बात को कि जेई नीट में मैंने कई बार बोला है, पर्टिकुलरली जेई मेन और नीट, एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एडवांस, उनको भी सबको मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ कि जेई मेन की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है. जेई मेन की आपके ऑल इंडिया रैंक पूरी लाइफ आपके काम आने वाली है, और 12th बोर्ड की परसेंटेज पूरी लाइफ आपके काम आएगी. नो मैटर वेर एवर यू गो, वेदर you'll apply for admission to any abroad university for master's degree, or you'll go even for bachelor degree, or whichever way you are stepping ahead, job switch करना हो, किसी भी डायरेक्शन में जाना हो, हर जगह आपकी 12th बोर्ड परसेंटेज, जेई मेन नीट की रैंक हर जगह काम आएगी. नो मैटर इवन इफ यू आर गोइंग इनटू आईटी, जेई मेन रैंक इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेंचमार्क व्हिच विल ऑलवेज बी देयर इन योर सीवी, आपके रिज्यूमे में हमेशा रहेगा. सो अब मैं बात करने वाला हूँ आपके टर्म 1 एग्जाम जो 3rd ऑफ दिसंबर से शुरू हो रहे हैं साइंस के स्टूडेंट के, और एलएन की क्लासेस आज हमने बंद कर दी हैं, और अब एलएन की क्लासेस शुरू होंगी. आपकी जो जेई के स्टूडेंट है उनकी 14 दिसंबर के बाद शुरू हो जाएंगी, और जो नीट के स्टूडेंट है उनके आई थिंक 18-19 दिसंबर के बाद शुरू होंगी. देन विल रीस्टार्ट द क्लासेस, कंक्लूड द सिलेबस विद इन नेक्स्ट 15-20 डेज, या जितना भी बचा हुआ है, महीना भर भी लग सकता है. बट अब सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त ये समझना है कि हम जो जेई की नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे अब तक, और ये जो आपके सामने 15-20 दिन का बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन का एक पूरा का पूरा चंक है, इसको कैसे बैलेंस करना है. बोर्ड एग्जाम में मैं आपको अभी ये बता देता हूँ, ये टर्म 1 एक ऐसा एग्जाम है जिसमें फुल ऑन फुल लाना इतना इजी नहीं होगा, लेकिन आपको कोशिश करनी है. और जेई और नीट, जेई मेन और नीट में भी फुल ऑन फुल की पूरी दम लगा के तैयारी करनी है. आपको सबको पता है कि 2021 में 18 बच्चे ऑल इंडिया रैंक 1 थे जेई मेन के अंदर. नीट में भी 3 बच्चों ने 720 on 720 स्कोर किया. तो आप ये लिख के रख लो, नोट कर लो, when you are going to appear नीट में 720 on 720 5-7-10 बच्चे आने वाले हैं. इसी तरह से जेई मेन में भी 300 on 300 इस बार आई थिंक 7 या 8 बच्चे थे. अगले साल में कम से कम 15-20 बच्चे आएंगे जो फुल ऑन फुल पे होंगे, और एक एक क्वेश्चन के गैप पे 100 500 रैंक्स का गैप आने वाला है. सो आने वाला कंपटीशन तो टफ है, तो इसको लाइटली नहीं लेना है. वी हैव टू बी एक्सट्रीमली सीरियस अबाउट व्हाट वी आर डूइंग. सो चलिए, मुझे 3 ही पॉइंट पे बात करनी है, अपन स्टार्ट करेंगे. बट जैसा अपना एलन का कल्चर है, एलन की इंटरनल कोई भी क्लास, ये आप ये कह लीजिए इसको T1 BMS हमने नाम दिया है, टर्म 1 का बोर्ड मास्टर स्ट्रोक. बोर्ड मास्टर स्ट्रोक हर साल एलन जयपुर में होता ही होता है, जहां हम ये बताते हैं कि फाइनली मास्टर स्ट्रोक क्या हो सकता है. सो टर्म 1 का BMS आई एम गोइंग टू शेयर विद ऑल ऑफ यू.
और इसको स्टार्ट करने से पहले जो हमारी परंपरा रहती है, ऑल ऑफ यू नीड टू कंसिडर द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेम एलन प्रेयर। मैं पहले एलन प्रेयर करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा स्टूडेंट अपनी ही जगह पे प्रार्थना की मुद्रा में आ जाएं। मैं रिकॉर्डेड प्रेयर को प्ले करूंगा। हम सब लोग प्रेयर में स्क्रीन पे कंसंट्रेट करें, ब्रेन को कंसंट्रेट करें, आईज को ओपन रखें और कोशिश करें कि अपने मन में मेडिटेट करें। और हमारा पर्पस प्रेयर का सिर्फ एक ही होता है कि हमारी जितनी भी मेहनत हम कर रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, हमारी मेहनत के अनुरूप हमें फल मिले। वी मस्ट गेट द डिजायर्ड आउटपुट एंड रिजल्ट बेस्ड ऑन द एफर्ट्स वी हैव पुट इन। हम ना उससे ज्यादा ना उससे कम एक्सपेक्ट करते हैं। हमारी किस्मत की वजह से अगर कोई भी चीज डिस्टर्ब हो सकती है तो भगवान हमको उससे बचा ले, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। सो लेट अस स्टार्ट द prayer. Concentrate on your screen only. Able to join the session due to technical problem, but I think everybody has joined. I think 300 350 बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए, बट दैट्स फाइन। होते आई थिंक है भी नहीं। सो आई थिंक एवरीबडी इज राइटिंग ऑल क्लियर। मैं ग्रुप चैट ऑन करके दिखा देता हूँ, सब लिख रहे हैं ऑल क्लियर, वॉइस क्लियर है, विजुअल क्लियर है। सो नाउ अगले 15-20 मिनट बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लो, क्योंकि आप सब लोग इतने मैच्योर हो, सारी चीजें समझते हो, तो मुझे ओरिएंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ क्रिटिकल फैक्टर्स हैं वो बताने बहुत जरूरी हैं। एज फार एज योर टर्म 1 एग्जाम इज कंसर्न, वी आर टॉकिंग अबाउट T1 BMS। तो कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ, आप लोगों ने ऑल्दो सैंपल पेपर्स देख लिए होंगे और समझ भी लिया होगा कि सैंपल पेपर से भी एक आइडिया लग रहा है कि चीजें बहुत फंडामेंटल या केक वॉक जैसी नहीं है। क्योंकि जो पेपर्स हैं आपके टर्म 1 के अंदर, इसमें क्वेश्चंस अलग अलग तरह के हैं, नॉलेज बेस हैं, एप्लीकेशन बेस्ड है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, एनालिसिस और क्रिएटिविटी बेस्ड है। बट वो सब चीजें सबको पता है, सैंपल पेपर सबके पास है। जो कुछ चीजें क्रिटिकल हैं और आपके लिए आई ओपनर भी रहेंगी वो समझ लो, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को इन चीजों का आइडिया नहीं है। जिनको आइडिया है तो बहुत अच्छी बात है। देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट टर्म 1, अपना टारगेट तो फुल ऑन फुल ही है भाई, और कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तक जेई मेन और नीट का नोटिफिकेशन आया नहीं है। ये जो टर्म 1 के एग्जाम होंगे, इनका वेटेज 2022 में, चांस बहुत कम है कि इसका कोई वेटेज जेई मेन में नीट में है, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते कि अभी जनवरी फरवरी में कोई कोविड की वेव वापस आ गई जैसा सुनाई दे रहा है। तो जैसे पिछली बार बिना बताए भाई 11-12 के वेटेज इंक्लूड हो गए, तो इस बार हो जाए तो वी डोंट नो। बट स्टिल वी नीड टू मेक श्योर कि हमारे बोर्ड में इसको परफेक्ट फुल ऑन फुल पे फोकस करना है, क्योंकि जेई नीट का पेपर एग्जैक्टली इसी तरह का T1 से इंड्यूस होके बनने वाला है, इसी से डिराइव होके बनने वाला है। सो तीन ही पॉइंट मुझे बात करनी है। सबसे पहला पॉइंट, आइदर यू कैन नोट डाउन, मैं थोड़ा अपना साइज रीसेट कर लेता हूँ सो दैट विजुअल्स विल बी क्लियर। Fine, just have a look over here. When we talk about T1 BMS, तो हमारा मास्टर स्ट्रोक सबसे पहला पॉइंट, टिल फाइनल लास्ट पेपर ऑफ टर्म 1, स्टॉप ईयर जेई नीट प्रिपरेशन। सबसे पहली चीज तो ये दिमाग में रख लो, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे मिल चुके हैं, बात कर चुके हैं कि सर हम जो सब्जेक्ट का पेपर होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ्स में, हम उस सब्जेक्ट की ही अच्छे से जो अब तक क्लास नोट्स पढ़े हैं, एनसीईआरटी एक बार देख लेंगे और एलन मॉड्यूल से क्वेश्चंस कर लेंगे। क्योंकि ये जो T1 का पेपर है एमसीक्यू होने वाला है, तो जो एलन की तैयारी है वो सारी काम आएगी। अप टू सम एक्सटेंट यू आर राइट, बट ट्रस्ट मी, मैं कैप्स में भी ये बात बता चुका हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ, और क्यों बता रहा हूँ ये भी अभी समझाऊंगा आपको। आप सब लोगों को इस वक्त जेई नीट की प्रिपरेशन पूरी तरह से रोकनी है जब तक आपका आखिरी पेपर टर्म 1 का नहीं हो जाता। Do not focus on your JEE NEET preparation. Do not focus directly on your PYQs. But क्या चीजें जरूरी हैं उन चीजों को समझ लो। जेई में नीट के PYQs काफी यूजफुल है, लेकिन कैसे करने हैं उस बात को समझो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जेई नीट प्रिपरेशन कहीं ना कहीं आपको इस एग्जाम के ओरिएंटेशन से कहीं ना कहीं हिला देगी। इसलिए अभी पूरा फोकस करो, एंड ट्रस्ट मी, जो मैं मेथड्स बताने वाला हूँ, इन मेथड से आपकी जो जेई नीट की प्रिपरेशन है वो कई गुना स्ट्रेंथन होगी। क्योंकि 22 का जेई मेन और नीट का जो पेपर आने वाला है वो इसी T1 से बिल्ड होके T1 के ही पैटर्न के ऊपर आने वाला है। अभी नोटिफिकेशन आने तो आप समझ भी जाओगे इस चीज को। नंबर 2 पॉइंट,
ये मैंने एक कैप्स में बताया था, बट बहुत जरूरी है इस पॉइंट को अच्छी तरह से दिमाग में रखना. दैट वाज एक्टिव रिकॉल रिवीजन ऑफ एनसीईआरटी. आपको बहुत स्ट्रांगली एक्टिव रिकॉल रिवीजन करना है. एक्टिव रिकॉल का मीनिंग क्या है वो मैं दोबारा बता देता हूँ. बहुत सिंपल सा तरीका है. व्हेन वी टॉक अबाउट एनसीईआरटी, आई नो वेरी वेल कि बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी नहीं पढ़ते. कई बार टीचर्स भी इतना इन्फ्लुएंशियल वे में पढ़ाते हैं कि बच्चे एनसीईआरटी को ध्यान नहीं देते. लेकिन इस वक्त बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा पेपर आपका एनसीईआरटी से बनेगा. आप सैंपल पेपर देखिए, सैंपल पेपर के कई क्वेश्चन आपको लगेगा कि यार ये कहाँ से आ गया, लेकिन ये हैं सारे एनसीईआरटी इंड्यूस्ड ही. क्रिएटिविटी का मतलब, एप्लीकेशन का मतलब, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी क्रिएटिविटी आ सकती है जो बुक में नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट बुक का काम आने वाला है. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ दैट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग. आप सब लोगों के ऑब्वियसली बेसिक कोर्स पूरे हो चुके हैं. तो मैं अगर एक टॉपिक की बात करूं, मैग्नेटिज्म का चैप्टर है, आप सबने पढ़ा हुआ. मैग्नेटिज्म में देयर इज अ सेक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन. देखो ये एनसीईआरटी की बुक ही मैंने निकाल के रखी है. देयर इज अ टॉपिक ऑफ साइक्लोट्रॉन. तो साइक्लोट्रॉन की अगर हम बात करें तो नीट वाले बच्चे एनसीईआरटी में क्लास में पढ़ा दिया जाता है. जेई वाले बच्चों को साइक्लोट्रॉन क्लास में नहीं पढ़ाया जाता. बट ठीक है, आप पढ़ोगे इजीली समझ में आ जाएगा. बट देयर इज वन पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ये साइक्लोट्रॉन का जो लास्ट पेज है, you just have a look on this part what is written. It is also used to implant ions into solid and modify their properties or even synthesize new materials. मैं सिर्फ क्योंकि टाइम का मैं क्विक आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, इस बात को समझ लेना. It is used to implant ion into solids and modify their properties or even synthesize new material. अब मान लो एक एमसीक्यू आ जाता है आपके पास कि by using which of the following devices or which of the following device new materials can be synthesized. और उसमें एक साइक्लोट्रॉन है. अगर आपने सिर्फ जेई लेवल पे तैयारी करी है ना, आई कैन बेट ऑन दिस कि आप लोग इस क्वेश्चन को गलत करोगे. आपको क्लिक ही नहीं होगा कि साइक्लोट्रॉन से न्यू मटेरियल सिंथेसाइज हो सकते हैं. Similarly, it is used in hospitals to produce radioactive substances which can be used in diagnosis and treatment. अब मान लो ये आ गया, हॉस्पिटल में कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है या इक्विपमेंट में कौन सी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज होती है, साइक्लोट्रॉन क्लिक ही नहीं होगा. अगर आपने एनसीईआरटी को इस लेवल पे स्क्रीन नहीं किया, ट्रस्ट मी, अगर आपने सिर्फ क्लास नोट्स पढ़े हैं और एलन मटेरियल सॉल्व किया तो ये क्वेश्चन में आप लूज कर दोगे मार्क्स. इसीलिए मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं, इस तरह के तो ढेर सारे एग्जांपल हैं. इवन वो वाले टॉपिक्स भी जो चाहे टर्म 1 में है चाहे टर्म 2 में है, किसी भी जगह पे हैं, आई कैन टेल यू ऑन दिस. ये तो मैंने एक एग्जांपल सिर्फ समझने के लिए लिया आपसे. मेरे को कोई बहुत ज्यादा अभी इस वक्त टाइम भी नहीं है आपके पास और मैं बहुत ज्यादा लेना नहीं चाहता हूँ. सिर्फ इस बात को समझाना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी बुक में कम से कम 800 से ज्यादा ऐसे कॉन्सेप्ट हैं. सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, फिर केमिस्ट्री मैथ्स में अलग है, जो कॉन्सेप्ट आपने डायरेक्ट क्लासरूम कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़े. ट्रस्ट मी, डायरेक्ट क्लासरूम कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़े, क्योंकि क्लासरूम में टीचर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट को रीड करते हैं. एनसीईआरटी की बुक को वर्ड बाय वर्ड रीड नहीं करते, ना ही डायरेक्टली टीच करते हैं. एंड इट इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि टीचर ने अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा दिया है तो आपकी ड्यूटी बनती है to secure your full on full marks in your board exam, JEE main और नीट, कि आप घर जाके एनसीईआरटी को वर्ड बाय वर्ड रीड करें. अगर आपने नहीं पढ़ा, यू डू नॉट हैव एनी राइट टू ब्लेम ऑन सिस्टम और योर टीचर्स की ये क्या आ गया, क्वेश्चन कहां से आ गया. जैसे इस बार हुआ है, नीट 2021 का पेपर पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था और बच्चों ने कहा बहुत टफ आ गया, ये आ गया, वो आ गया, कट ऑफ तो बहुत नीचे गिर जाएगी, बहुत टीचर्स ने बोल दिया. बट फाइनली माय डियर स्टूडेंट, हुआ क्या, वही हुआ. जिन लोगों ने एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड करी थी बिना कोचिंग के, लोग 720 में से 695 स्कोर कर रहे हैं नीट के अंदर. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेस फाउंडेशन. हम लोग कोचिंग में आपको उस लेवल पे एम्पावर करना चाहते हैं कि आपका ब्रेन डेवलप हो, लेकिन मार्क्स आपको ही अचीव करने हैं. हम आके आपकी जगह एग्जाम में नहीं लिखने वाले. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट. अब एक स्टूडेंट ने लिखा साइक्लोट्रॉन इज डिलीटेड फ्रॉम टर्म 1. अब देखो, आप मेरी बात समझने की वजह अपनी फंडामेंटल डेफिनेशन पे चले गए. मैंने तो अभी जस्ट सेशन से पहले एक पेज खोला एनसीईआरटी का, मुझे जो लिखा मैंने बता दिया, और साथ में ये भी बोला 800 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं एनसीईआरटी में, 800 अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज बेस्ड चीजें ऐसी हैं जो चीजों के ऊपर बेस क्वेश्चन आ सकते हैं. अब आपने तो लिख दिया है कि स्टूडेंट ने साइक्लोट्रॉन टर्म 1 में से डिलीट हो गया है. व्हाई शुड आई बॉदर इट?
सारे डिलेटेड में से क्वेश्चन जेई मेन में और नीट में भी इस साल पूछे गए हैं, क्योंकि ऑप्शंस इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। जेई मेन में भी ऑप्शंस आ गए हैं, नीट में भी ऑप्शंस इंट्रोड्यूस हो गए हैं। तो ये मत सोचो कि डिलेटेड पोर्शन के जेई मेन नीट में क्वेश्चन नहीं आएंगे। छोटे 5वीं क्लास के बच्चों जैसे सिलेबस पे स्टिक मत करो, क्योंकि आप लोग जेई मेन नीट की तैयारी कर रहे हो। टर्म 1 के लिए जो टर्म 1 का सिलेबस है आपको इसी तरीके से तैयार करना है जैसे करना है। मैं तो जस्ट 5 मिनट पहले सेशन में, मुझे पता है मैं एनसीईआरटी बुक का कोई भी पेज खोलूंगा मुझे कोई ना कोई ऐसा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। लेट मी एक्सप्लेन वन मोर थिंग, एनसीईआरटी में से एक और चीज खोल के दिखा देता हूं। तो एक ये पेज खोला, प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ये पेज निकला है। ऑल ऑफ यू नीड टू अंडरस्टैंड, अभी ये सिलेबस में है नहीं है, मुझे नहीं पता ना मैं उसमें घुसना चाहूंगा। इसमें मैं ये समझाना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी बुक कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी जेईई मेन नीट के फुल स्कोर के लिए। तो जो लोग यहाँ टाइप कर रहे हैं वो टाइप करने के बजाय थोड़ा सा इस बात को समझें, एक्टिव रिकॉल मेथड और बाकी चीजें जो टर्म 1 में भी आपको फुल स्कोर के लिए ज्यादा जरूरी है। अब ये एक सेक्शन है ऑल्टरनेटिंग करंट का, ट्रांसफॉर्मर्स का। ट्रांसफॉर्मर्स आपने पढ़ लिए होंगे। तो इफ वी टॉक अबाउट ट्रांसफॉर्मर्स, तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर अगर हम देखें तो जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर। एनर्जी लॉसेस के बारे में कुछ चीजें एक्सप्लेन है। फ्लक्स लीकेज, देन रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग्स, देन एडी करंट, देन हिस्टेरेसिस। ये 4 चीजें ट्रांसफार्मर के लॉसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। इफ यू जस्ट रीड इट आउट, हिस्टेरेसिस के बारे में दिया हुआ है, सर्टेनली आप लोगों ने क्लास में पढ़ लिया होगा, बट स्टिल आई वांट टू री एम्फेसिस ऑन द थिंग्स कि इन चीजों पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे कि फ्लक्स लीकेज की वजह से कैसे ट्रांसफार्मर में पावर लॉस होते हैं। प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में जो पावर ट्रांसफर होती है उसमें से बीच में लॉसेस होते हैं। फिर इनके फर्दर कैटेगराइजेशन होता है, आयरन लॉसेज एंड कॉपर लॉसेज। इसके बाद रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग जो कॉपर लॉस की फॉर्म में आती है, एडी करंट्स आयरन लॉसेज की फॉर्म में आते हैं, हिस्टेरेसिस आयरन लॉसेज की फॉर्म में आते हैं। अब इनके ऊपर बेसिक छोटी छोटी चीजों पे कहीं से भी किसी भी लाइन में से क्वेश्चन बन के आ जाएगा। एंड वर्ड्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपके असर्जन रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी आने वाले हैं, जो सिर्फ एम्स में आते थे बच्चों से थ्योरेटिकली कंफ्यूजन की वजह से हिलते नहीं थे, गड़बड़ हो जाते थे। एम्स का पेपर तो बंद हो गया, अब जेईई मेन के स्टूडेंट आप सबके लिए असर्जन रीजन के क्वेश्चन की बहुत स्ट्रॉन्ग हैबिट नहीं है। तो असर्जन रीजन आप सही तभी कर पाओगे टर्म 1 के अंदर फुल स्कोर के लिए, जब आप इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से पिकअप कर लोगे। कुछ स्टूडेंट ने लिखा है वॉइस इज लैगिंग, लेट मी चेक ऑल ऑफ योर फीलिंग द लैग, और सही आ रहा है। जस्ट टाइप ऑल क्लियर, जिसको क्लियर है मेरी वॉइस, बीच बीच में चेक कर लेते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर? फाइन, मोस्ट ऑफ यू आर क्लियर। आई थिंक कई बार बैंडविड्थ की वजह से भी प्रॉब्लम होती है, बट आई थिंक कुछ लोगों का लैग है, कुछ लोगों का क्लियर है। तो आप बाद में रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। मैं टू द पॉइंट अपनी बात अगली 5-7 मिनट में खत्म कर दूंगा। मेरा जो भी इस वक्त क्रिटिकल पॉइंट है वो वापस से मैं यही आता हूँ कि कोई भी पेज एनसीईआरटी में खोलोगे आपको कुछ ना कुछ चीजें ऐसी बन जाएंगी जिसपे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि हमको रिकॉल ही नहीं होंगे, और ये तो एनसीईआरटी में है। और ये इसलिए बता रहा हूं, आप में से मोर देन 70% स्टूडेंट ने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से वर्ड बाय वर्ड रीड नहीं करी है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द एक्टिव रिकॉल रिवीजन व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक खोलनी है। एनसीईआरटी की बुक में इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी की बुक में अगर मान लो चैप्टर 1 है, जो अगर 12th की बात करें फिजिक्स का ही मैं ले लेता हूं, जो इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस फील्ड वाला सेक्शन है। इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज पर फील्ड के और पोटेंशियल कैपेसिटेंस है, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी है। आप क्या करो, जस्ट लुक, मैं वही बुक में से ही एग्जांपल के फॉर्म में आपको समझा देता हूँ। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का चैप्टर है, फर्स्ट पार्ट इज इंट्रोडक्शन। आई स्ट्रांगली इंसिस्ट कि जनरली स्टूडेंट गलती ये करते हैं, पढ़ते हुए इंट्रोडक्शन तो छोड़ो यार, पता है हमको इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड क्या होता है। नो, रीड आउट द इंट्रोडक्शन पार्ट, एक एक लाइन रीड आउट करो, अच्छी तरह से दिमाग में बैठाओ, आंखें बंद करो, सोचो समझो, इंट्रोडक्शन समझ आ गया। फिर इलेक्ट्रिक चार्ज वर्ड बाय वर्ड मींस वर्ड बाय वर्ड रीड किया, 1.1 कर लिया, 1.2 कर लिया,
सारी चीजें पूरी रीड आउट कर ली, ब्लू चाहो तो छोड़ दो, बट कर लोगे तो अच्छा रहेगा। आप लोग जेई मेन, जेई एडवांस, नीट लेवल पे प्रिपेयर करो तो डू नॉट स्किप एनीथिंग, क्योंकि नीट में जब से ऑप्शंस इंट्रोड्यूस किया आउट ऑफ सिलेबस चीजें पूछी जाने लगी हैं लास्ट ईयर से, तो आई डोंट वांट यू टू स्किप। 1.2 कर लिया, फिर 1.3 कंडक्टर इंसुलेटर कर लिया, अब रुक जाओ, 3 आर्टिकल कर लिए ना, अब रुक जाओ। 1.1, 1.2, 1.3 किया, अब वापस से 1.1 पे जाओ। एक खाली पेज ले लें, ब्लैंक पेज तो नहीं है मेरे पास, ये कुछ स्टूडेंट्स के शॉर्ट नोट्स पढ़े हैं, उसी को यूज कर लेता हूँ। आई जस्ट एक्सप्लेन यू। इंट्रोडक्शन पढ़ा आपने, इंट्रोडक्शन के बाद एक खाली पेज से क्या करो आप, इसको इंट्रोडक्शन को छुपा लो। Whatever text is there, hide it and try to recall in your mind कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखा था, क्योंकि अभी अभी तो 1.1, 1.2, 1.3 को रीड किया है। पेंसिल से मार्किंग कर लो, कुछ भी कर लो, रिकॉल करो एंड देन हिला के देखो, हाँ सब रिकॉल हो रहा है मोटा मोटा, क्योंकि पूरी रटनी नहीं है लाइन। मोटे मोटे जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, आप चाहो तो बीच में से निकाल के यहाँ पे छोटे छोटे नोट्स भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स है इंट्रोडक्शन में वो रिकॉल हो गए। फिर इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर क्या क्या है, फिर इसके बाद यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप है, जो कुछ भी चीजें हैं इसको हाइड करके हम देखें मोटी मोटी चीजें रिकॉल हो पा रही हैं या नहीं। फिर 1.3 पे गए। इन द सेम वे व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, एक्टिव रिकॉल का मतलब ये है कि आप अगर सारी हेडलाइंस को सामने रख के और बाकी चीजों को हाइड करके भी ये रिकॉल कर पा रहे हो एनसीईआरटी में के, और कम से कम 2 या 3 बार ये काम कर लिया, क्योंकि ये चीज टाइम लेगी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अब जेईई नीट प्रिपरेशन को पूरी तरह से बंद करो और पूरा फोकस एनसीईआरटी के रिकॉल पे लगाओ। जब आप हेडिंग देख के रिकॉल कर पा रहे हो कि उसमें क्या क्या है, फिगर्स रिकॉल कर पा रहे हो, तो ट्रस्ट मी कि आपके टर्म 1 के अंदर नॉलेज अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड भी 30%, 40% क्वेश्चन, यानी अगर ये 35 मार्क्स का पेपर है तो 35 में से 28, 29 मार्क्स आपके सिर्फ इस एक्टिव रिकॉल मेथड से सिक्योर हो जाएंगे। लेकिन एनसीईआरटी को वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आए, जैसे मैंने साइक्लोट्रॉन का एप्लीकेशन बताया, ट्रांसफार्मर के लॉसेस 4 तरह से प्रैक्टिकल लॉसेस पॉसिबल है वो देखिए। एनसीईआरटी में बहुत सारा टेक्स्ट है यार, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, और अब जब पढ़ोगे तब आई ओपनर होगा आपके लिए। और वही चीज आपको जेईई मेन और नीट में फुल स्कोर करवा सकते हैं सिर्फ हमारे क्लास नोट्स। मैं तो खुद भी टीच कर रहा हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे क्लास नोट से जेईई मेन या नीट में कोई भी बच्चा फुल स्कोर करेगा, लेकिन मैं ये अश्योर कर सकता हूँ जेईई मेन और नीट का एक भी क्वेश्चन मेरे क्लास नोट्स के बाहर नहीं आएगा। और वो मैं नहीं कह रहा हूँ, एलन के हर टीचर के क्लास नोट्स के लिए मैं अश्योर कर देता हूँ कि आपके जो क्लास नोट्स हैं उसके बाहर का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर एज इट इज क्वेश्चंस आपने एनसीईआरटी के वर्ड को दिमाग में बिठा रखा है, तो सोचो कितनी लाइटनिंग फास्ट स्पीड पे ना सिर्फ ये टर्म 1 सिक्योर हो रहा है, बल्कि आपके जेईई में नीट के फुल स्कोर के पास पहुंचने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है। दैट्स मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू। बट ये जो चीज मैंने बताया, दिस वैलिड फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, नॉट फॉर मैथ्स। अब मैथ्स को बहुत ध्यान से समझो, जो भी जेईई वाले बच्चे हैं, नीट के स्टूडेंट तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इस तरीके से हैंडल कर लेंगे। मैथ्स में भी एक्टिव रिकॉल रिवीजन ऐसे ही करना है, लेकिन फॉर मैथ्स आई स्ट्रांगली रिकमेंड, मैथ्स के अंदर जो एप्लीकेशन पार्ट है ना, उसके लिए हमारे पास कोई बहुत बड़ा रास्ता नहीं है। आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि मैथ्स के बच्चे अपनी एक्सरसाइज 4 एंड 5 जितना कर सकते हैं उसको स्ट्रांगली करें, क्योंकि आप सैंपल पेपर भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब सैंपल पेपर में भी कई चीजें ऐसी हैं जो हाँ यार लगता है जेईई मेन लेवल से नीचे नहीं है, बल्कि उससे कई अच्छी हैं चीजें। असर्जन रीजन में तो गलत होने की पूरी पॉसिबिलिटी बन जाती है, कहीं से भी कुछ भी आने वाला है। इस बार पहली बार बोर्ड एग्जाम के अंदर नए क्वेश्चन आएंगे जो कभी देखे हुए नहीं है। जेईई मेन में सारे करे हुए क्वेश्चन आते हैं, इवन नीट में ज्यादातर क्वेश्चन करे हुए या पीवाईक्यू ओरिएंटेड होते हैं, बट जेई एडवांस पूरा नया होता है। तो इस बार तो आपका टर्म टोटली नहीं होगा, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन फैक्ट के ऊपर बेस्ड होंगे, थ्योरेटिकल जो डायरेक्ट हो जाएंगे, जो सेक्शन ए आपके सैंपल पेपर का। भाई मेरी बात ध्यान से सुन लो, कई बच्चे अभी भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टाइपिंग करे जा रहे हैं चैट बॉक्स में। ये मैं जेई वालों को बता रहा हूँ, नीट को नहीं बता रहा। नीट वालों के लिए तो एक्सरसाइज 1, 2, 3 है। स्टिल आई एडवाइस की पहले एनसीईआरटी को स्ट्रेंथ पे ले लो और एक्सरसाइज 3 अपनी कर लेना। बट जेई वाले एक्सरसाइज 4, 5 फिजिक्स, केमिस्ट्री भी कर पाए तो कर लें, 4 तो कर ही लें कम से कम। लेकिन मैथ्स में 4, 5 इस बार टर्म 1 के लिए दोनों यूजफुल हैं।
बट 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जेईई मेन की 4A 4B दोनों अच्छे से करनी है। कुछ स्टूडेंट अगर एडवांस की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो 5 छोड़ दो, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अभी बता देता हूँ, टर्म 1 के अंदर भी मैथमेटिक्स में एक आध दो क्वेश्चन एडवांस लेवल के आएंगे, क्रिएटिविटी वाले जो क्वेश्चन है वो उसी तरह के ट्विस्टर होंगे ही होंगे। सो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। 4A 4B भी अगर ढंग से कर लेते हैं तो मैथ्स में अच्छा खासा आपका ओवरऑल एप्लीकेशन क्रिएटिविटी बिल्ड हो जाती है। डू नॉट लूज इट। अच्छा, अब काम की चीज, थर्ड और लास्ट पॉइंट, मैं अपनी बात ही खत्म करता हूँ। मेरे को सिर्फ अभी ये एनसीईआरटी लेवल की सीरियसनेस क्रिएट करनी थी सारे बच्चों में, वो सबसे ज्यादा जरूरी था। अब देखो, कुछ बच्चे अभी भी लिख रहे हैं इतने कम टाइम में कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ध्यान से पहले मेरी बात सुन लो, लास्ट में मैं बता दूंगा क्या करना है। अगर आपने एनसीईआरटी अब तक नहीं करी है तो आपकी गलती है, लेकिन फिर भी अभी सब हो जाएगा। एनसीईआरटी को इतनी बड़ी नहीं है, टर्म 1 में पूरा सिलेबस नहीं आ रहा है, आधा आ रहा है, एक ही बुक आ रही है, तो पूरा नहीं आ रहा है, कम सिलेबस है, आराम से हो जाएगा। लग के बैठो तो सही, डे ड्रीमिंग करना बंद करो, सेल्फ टॉक करना बंद करो, जान लगा के एनसीईआरटी में बैठ जाओ। एक एक दिन में एक एक बुक खिंच जाएगी, लेकिन बार बार रिकॉल करने में लगे रहना, हिलना नहीं है अपनी डेस्क से। मजा आएगा तुमको 24 घंटे में 18 घंटे मेहनत करने का, और वो जान लगाओ अभी 3 दिसंबर से 15 दिसंबर तक पूरा का पूरा फुल ऑन फुली स्कोर नहीं, और टर्म 1 तो फुल हो जाएगा, जेई में नीट भी स्ट्रांगली सिक्योर होगा, और टर्म 1 खत्म होते ही आपको बाकी का जो बचा हुआ सिलेबस है टर्म 2 वाला, वो भी इसी मेथड से करना है। क्योंकि भले ही टर्म 2 एग्जाम डिस्क्रिप्टिव हो, लेकिन जेई मेन नीट तो यही होने वाला है ना। इसलिए आज का सेशन बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। लास्ट पॉइंट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, build derivation of questions from NCERT. दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी मैंने आपको बताया था ना एनसीईआरटी में, वो डेरिवेशन ही था एक तरह से। कोई भी पेज खोल लो एनसीईआरटी का, जैसे अभी हमने बात करी है, फर्स्ट पेज की बात कर लेते हैं, मतलब वी कैन टॉक अबाउट एनीथिंग। ये देखो, इधर ना अपना फर्स्ट पेज में तो यही है, पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं, नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। आप क्वेश्चंस डिराइव करना शुरू करो। अब क्वेश्चन व्हाट इट सेज, सिमिलर इफेक्ट इज फाउंड इफ द पिथ बॉल्स आर टच्ड विद अ ग्लास rod rubbed with silk. A dramatic observation is that a pith ball touched with glass rod attracts another pith ball touched with the plastic rod. सबने पढ़ा हो, बिल्कुल ही बेस लेवल की चीज बता रहा हूं। साथ में आपने ये भी पढ़ा है जेई नीट के सब बच्चों में कि एक न्यूट्रल बॉडी है, आगे कहीं ना कहीं ये भी लिखा है, एक न्यूट्रल बॉल है या न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी हमेशा एक चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है बिकॉज ऑफ इंडक्शन इफेक्ट्स। तो अब इंडक्शन के किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वी कैन फ्रेम एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम इट। कि एक न्यूट्रल बॉल है, एक पॉजिटिव बॉल है, इन दो में अट्रैक्शन हो रहा है, बॉल ए बी सी है, ए और बी अट्रैक्ट कर रही हैं, ए और सी अट्रैक्ट कर रही हैं, बी और सी आपस में रिपेल कर रही हैं, तो एक्स बॉल का चार्ज क्या होना चाहिए। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपने करे हुए हैं, बट फ्रॉम दिस लेवल अब आपने ये पढ़ा हुआ है, यहाँ पे एक फंडामेंटली गिवन है कि सिल्क को अगर आप ग्लास से रब करोगे तो इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सिल्क पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ग्लास पे नेगेटिव आ जाएगा, ग्लास पे पॉजिटिव आ जाएगा, सिल्क पे नेगेटिव। जो भी फैक्ट दिए हुए हैं इन चीजों को दिमाग में बैठाओ, अदरवाइज एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस खुद बनाना शुरू कर दो। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है तो खटाखट जैसे जैसे पेजेस कवर करते जाओगे अपने क्वेश्चंस बनाते जाओगे। और क्वेश्चंस बनाने का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन लिखने हैं, क्वेश्चन बनाने का मतलब है एनसीईआरटी बुक पढ़ते पढ़ते, जैसे मैंने साइक्लोट्रॉन का एग्जांपल दिया, cyclotron is used in hospitals for what purpose? It is for producing radioactive substance. साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड, अभी अभी हमने 2-3 और एप्लीकेशन पढ़े, XYZ पर्पस, तो ये वाली चीज आ गई। कोई और डिवाइस के लिए आ जाए, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर, कई चीजें आपको मिल जाएंगी एनसीईआरटी में। तो आप अगर उस लेवल के ऊपर एक बार रिव्यू करते हो और क्वेश्चंस फ्रेम दिमाग में करते जा रहे हो और आपको समझ आता जा रहा है, आप ये मान के चलो जब आप एक्टिव रिकॉल करोगे ना तो आपको याद आ जाएगा, हाँ यार इस आर्टिकल में मैंने ये क्वेश्चन भी करे थे, तो वो क्वेश्चन मेटाफर्स की तरह से काम करेंगे आपको रिकॉल करने में, कि हाँ हेडिंग देखती है आपको याद आ रहा है। एंड एट दैट लेवल इफ यू आर प्रिपेयर्ड विद एनसीईआरटी, नोबडी कैन स्टॉप यू इन अचीविंग फुल ऑन फुल स्कोर in neither just in T1 but you will be able to score full on full in JEE main or NEET as well.
सो मेरा ये जो छोटा सा सेशन था आज का, इसका पर्पस सिर्फ एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग सीरियसनेस आपके अंदर इंड्यूस करना था, जो मुझे पता है बहुत सारे बच्चों में अभी तक भी नहीं थी। अब अगर समझ में आ रही है आपको, जेईई मेन नीट में लास्ट ईयर जैसे बहुत बच्चे बेवकूफ बने, मुझे पता है, पूरे साल भर जान लगा के मेहनत करी, एग्जाम डिले भी हो गए, सितंबर में जाके तो एग्जाम हुआ, उसके बाद भी नीट जेईई मेन में पता नहीं 10-10 20-20 हजार रैंक आ रही है, आने को 500 800 हजार में आ सकती थी। सिर्फ एनसीईआरटी ओरिएंटेड आपको हमने कॉन्सेप्चुअली इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर दिया, अब आपको एप्लीकेशंस बिल्डअप करने हैं, क्योंकि जेईई मेन नीट और ये टर्म हमको पता है ये पेपर ही एनसीईआरटी बुक से बनने वाले हैं, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। तो एनसीईआरटी को स्क्रीन करना बहुत जरूरी है अपने सामने। अच्छा, एक योगेश ने क्वेश्चन पूछा, व्हाट अबाउट कंपेंडियम? कंपेंडियम आर इक्वली यूजफुल, दीज आर एनसीईआरटी कंपेंडियम। तो जब एनसीईआरटी बुक को 3-4 बार स्क्रीन कर लिया तो कंपेंडियम की रीडिंग भी कर लो यार, कंपेंडियम को भी एक्टिव रिकॉल से बिल्डअप कर लो। अब ये डिपेंड करता है टाइम कितना है, बट मैं प्रैक्टिकली बताऊं आपके पास टाइम बहुत है। जेईई मेन नीट में बहुत टाइम है, अल्टीमेट जेईई मेन नीट में आप फुल ऑन फुल कर डालोगे। कंपेंडियम है आपके पास, एनसीईआरटी बुक है, बट टर्म 1 के लिए आज कम से कम ये हैबिट तो बना लो, आज से आपकी एलएन की क्लासेस बंद हो गई, आज लास्ट एलएन की क्लास थी, कल थी लास्ट, या आज सुबह कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस हुई, अब कोई एलएन में क्लास नहीं होने वाली है, तो इमीडिएटली बैठ जाओ। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, रात को 11:30 PM से लेके मॉर्निंग में 6 AM तक, दिस शुड बी फुल स्लीपिंग आवर्स फॉर ऑल ऑफ यू। 5:30 कर लो मैक्सिमम, एंड ट्रस्ट में अगर आपने ये स्लीपिंग आवर को कंट्रोल कर लिया, दिस शुड बी स्लीपिंग आवर्स, अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया तो आप जेईई मेन नीट तो बहुत जबरदस्त फोड़ने वाले हो आने वाले टाइम में। अभी भी अगर ये कंट्रोल कर लो, अभी इमीडिएटली ये सेशन खत्म होते ही बैठ जाना, 11:30 12:30 मैक्सिमम बता रहा हूं, अभी अगर आदत नहीं है सो जाना, सुबह जबरदस्ती 5:30 उठ जाओ, लगातार लगे रहो। 3 दिन में आपको लगे यार कितना काम खींच दिया एनसीईआरटी से, क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है, मजा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो मजा लेने के लिए आपको लगातार बैठना है। सब भूल जाओगे कि कंसंट्रेशन नहीं बैठता हमारा, ये नहीं होता वो नहीं होता, सब खत्म हो जाएगा। पिछले 10-15 दिन में बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे मिले हैं, सर मेरी कंसंट्रेशन हैबिट नहीं है, 1-1.5 घंटा बैठ के उठने का मन करता है। अगर मेरी बात अभी समझ में आ रही है, थोड़ा भी इनर मोटिवेशन आ रहा है, मेरी बातों के मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, वो तो 3 दिन में खत्म हो जाएगा। अगर अंदर से मोटिवेशन उमड़ रहा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ अभी लग जाओ, नॉन स्टॉप, बिना हिले डोले लगातार। कल सुबह 5:30 बजे लगना, रात को 11:30 उठना, बीच में नहाने के लिए उठ जाओ, खाना खाने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए उठ जाओ। मुझे पता है ठंड हो रही है, बहुत सारे बच्चे तो नहाते भी नहीं है, बट नहा लिया करो यार, इट इज गुड। एटलीस्ट सुबह उसके ब्रश तो कर ही लिया करो। बहुत सारे बच्चे ब्रश भी नहीं करते, दिन में याद आता है आज सुबह ब्रश करना भूल गए। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल फॉर ऑल सच थिंग। तो ब्रेक पढ़ाई के लिए नहीं लेना है, ब्रेक अपनी रूटीन एक्टिविटीज के लिए लेना है। 5:30 बजे उठते ही तो अपने एनसीईआरटी उठा के चालू कर दिया। अब नॉट ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स, साथ साथ आपको अपना इंग्लिश भी करना है, फिजिकल एजुकेशन करना है, या कुछ बच्चों का आईपी का पेपर है जो थोड़ा लेट है तो वो आपको मैनेज करना है, तब तक आप क्लासेस छोड़ सकते हो, आपको रिकॉर्डिंग मिल ही जाएगी क्लासेस की, तो इतना कोई लॉस नहीं होने वाला। लेकिन ये जो एनसीईआरटी का फंडा मैंने थोड़ी सी सीरियसनेस बनाई है, अगर इसको जनरली दिमाग में फीड कर लोगे ना, तो आप ये मान के चलो जेईई में नीट तो फुल ऑन फुल तक टच कर जाओगे। और वही चीज मेरा टारगेट है, वहां तक पहुंचना है, इसको लूज नहीं होने देना है। दिस इज एक्सट्रीमली एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ये बात मैं टर्म 1 खत्म होने दो, उसके बाद फिर से दूसरे तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि अभी टर्म 1 की सीरियसनेस है तो मुझे पता है सब लोग कर डालेंगे। तो टर्म 1 खत्म होने के बाद हम बात करेंगे कि इसका कितना मजा आता है और किस लेवल पे कॉन्फिडेंस बनता है। एलएन टीचर्स तो अपना काम कर चुके हैं, थोड़ा बहुत सिलेबस बचा है वो करा देंगे, आपके दिमाग को इतना इवॉल्व और डेवलप कर दिया है कि ये सारी चीजें आप बिल्डअप कर सकते हो। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये जो बिल्ड डेरिवेशन ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी हर पेज पे निकलेंगे, ये चीज अभी टर्म 1 में शायद इतना टाइम ना मिले, लेकिन अब ये कंटिन्यू करोगे तो मार्च अप्रैल तक आते आते आराम से होगा। रेदर जो स्टूडेंट जी एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ट्रस्ट में कि इस बार एडवांस का पेपर भी एनसीईआरटी से ओरिएंट होगा, क्योंकि आप लोग जानते हो 2023 का, नॉट ऑफ योर एग्जाम बट 2023 का एडवांस का सिलेबस बदल दिया गया है। एग्जैक्टली उसे एनसीईआरटी से मैप कर दिया गया। जो जी एडवांस तैयारी करे वो तो बच्चे अभी बच गए, बच गए मतलब जो सिलेबस कई एडवांस से हटे हुए हैं और आपको नहीं पढ़ाए गए हैं, वो एग्जाम में नहीं आने वाले हैं इस साल। लेकिन 2023 के स्टूडेंट्स को
डिफ्रैक्शन भी जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर करना है, फिजिक्स में पोलराइजेशन करना है, मैथ्स में नेट रिलेशन फंक्शन स्टैटिस्टिक्स करना है, केमिस्ट्री में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो जेईई एडवांस में नहीं है वो 23 में इंट्रोड्यूस हो गया है। फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जेईई एडवांस में आ गया है, जिनके पीवाईक्यू एग्जिस्ट नहीं करते। तो आप लोग बच गए हो इस चीज से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें अलग हैं, चीजें एनसीईआरटी ओरिएंटेड जेईई एडवांस पे आने वाली है। गवर्नमेंट जेईई एडवांस को भी एनसीईआरटी ओरिएंटेड बनाते जा रही है, लेकिन पेपर का लेवल किसी हालत में इजी नहीं होने वाला, ये ध्यान रखना। एनसीईआरटी ओरिएंटेड का मतलब इजी कतई नहीं होता। टर्म 1 के सिंपल पेपर देखो, समझ जाओगे बहुत सारे बच्चे। एनसीईआरटी का मतलब होता है एनसीईआरटी बुक में से निकली हुई चीजें, डिराइव की हुई चीजें, उस पे बेस क्वेश्चन। तो अगर ये रूट लेवल को, अगर क्रक्स को पकड़ लिया, सर्टेनली विल बी एबल टू हिट एवरीथिंग। सो मैंने सेशन सोचा था 6:30 तक खत्म करूंगा, 10 मिनट ज्यादा ले लिए, बट एनीवे इट्स मोर देन सफिशिएंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब किसी स्टूडेंट को डाउट है, यू कैन आस्क। मेरी तरफ से आई हैव कंक्लूडेड। डाउट भी मैं चाहता हूँ यहाँ मत पूछो, लेट द सेशन बी वन वे। अभी जो एक दिमाग में फीड हुआ है ना, एक मोटिवेशन लेवल आ गया है, अंदर चीजें दिमाग में फिट हो गई हैं। सो जस्ट यू कैन थैंक गॉड अबाउट इट कि आया मौका मिल गया, समझ में आ गई चीजें। मैं आपको थैंक यू कर सकता हूँ कि आपने पेशेंटली मुझे सुन लिया, चीजें समझ ली। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू कि थैंक गॉड कि इस वक्त ये मौका मिला, सिनर्जाइज हुए, डसनी थी, कनेक्ट हुए और चीजें पकड़ ली। मजा तब आएगा जब आप यार मुझे आके बोलोगे सर इस बार तो फोड़ के आए, नीट में 695 आ रहे हैं, 690 आ रहे हैं, हर बच्चे के आ जाएंगे अगर ये चीज पकड़ ली। नीट अभी बहुत दूर है, जून जुलाई से पहले कंडक्ट नहीं हो रहा, आज भी पकड़ ली ना सब कुछ छोड़ दोगे। सेम जेईई में होने वाला है, जेईई एडवांस में भी बहुत कुछ होने वाला है। तो विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स फॉर जस्ट बिल्डिंग योर टेम्परामेंट। दिमाग में डाउट है सब हटा दो, सिर्फ एक चीज पे लग जाओ यार, एनसीईआरटी का जो मैंने अभी तरीका बताया ना, एक्टिव रिकॉल और ये वाली चीजें। मैथ्स के बच्चे एक्सरसाइज 4 कर लें, फिजिक्स केमिस्ट्री अगर जेई वाले करना चाहते हैं, टाइम है तो एक्सरसाइज 4-5 कर सकते हैं, बट इतना टाइम मिलेगा नहीं। आप एनसीईआरटी ओरिएंट करो, वो ज्यादा जरूरी है। अपनी जेई नीट प्रिपरेशन को ब्लॉक करो, अभी इस वक्त बहुत जरूरी है, अदरवाइज चीजें बिखरेंगी आपकी। ये टर्म 1 बहुत बड़ा आई ओपनर साबित होने वाला है, इसमें फुल एंड फुल इतना इजी नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ, तो इसलिए जान लगा के लगो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टिल कोई डाउट है तो हेल्पलाइन नंबर पे बोल के मुझसे कनेक्ट करने की रिक्वेस्ट दो, बात करा देंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट।